गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो एक नया लेक्चर लेके आए हैं आपके लिए, विच इज़ लोकोमोशन एंड मूवमेंट एंड लेक्चर 6। तो लेक्चर 6 ऑल अबाउट, हम कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा सा कहा था कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन क्यों। अब आपको अगर चलना है, दौड़ना है, आप ब्रीद कर रहे हो या आप कुछ खा रहे हो तो निगल रहे हो, तो विदाउट मसल में कॉन्ट्रैक्शन के आपके ये सारे जो प्रोसेस है वो नहीं होंगे। इसलिए इसके लिए ज़रूरत पड़ती है मसल कॉन्ट्रैक्शन की। आपका हाथ है, आपको अपने हाथ को अगर मूवमेंट कराना है तो क्या आप बोलोगे कि बेंड हो जाओ या अपनी डायरेक्शन चेंज कर दो? नहीं, उसके लिए मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो क्या आप अपने हाथ से बोलोगे कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करो और वो आपकी बात सुन लेगा? क्या उसके पास कान है या आईज है कि वो आपकी बात सुन ले? किस तरह से कोऑर्डिनेट होता है मसल के अंदर, किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होगा। आप दौड़ रहे हो, आपको दौड़ना है, तो आपके जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन करेंगी, मीन्स रिलैक्स करेंगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, फिर रिलैक्स करेंगी, तभी तो मूवमेंट हो पाएगा। लोकोमोशन या मूवमेंट दोनों के लिए मसल का कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपको भागना है, आपको दौड़ना, आपको डेली के जो भी आपके रूटीन वाले वर्क हैं करना है, उनके लिए मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी। दैट मीन्स स्ट्रेच रिलैक्स, स्ट्रेच रिलैक्स। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम मसल कॉन्ट्रैक्शन देखिए होता क्या है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए मसल को कौन सिग्नल कर रहा है, किसकी बात मसल मान रही है, तो ये सारा ब्रेन से कोऑर्डिनेट होता है एग्जैक्टली। लेकिन कैसे? आई से माई हैंड कॉन्ट्रैक्ट बट देयर इज नो कॉन्ट्रैक्शन। तो उसके लिए जरूरत है, आपने जैसे हाथ अपना बेंड किया, दैट मीन्स मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया इतने टाइम में। कैसे हुआ यही हमें समझना है। ठीक है, कौन से सिग्नल है, किसको फॉलो कर रहा है, किसकी बात मान रही है मसल सेल, ब्रेन से वो सिग्नल किस तरह से स्टिमुलेट हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म, पढ़ेंगे कि किस तरह से मैकेनिज्म वर्क करती है। देन वी फॉलो एक्टिन एंड मायोसिन जो है, फिर वो किस तरह से क्रॉस ब्रिज बनाते हैं। ऑब्वियस है, जब एक्टिन के मायोसिन के ऊपर एक्टिन स्लाइड करके आता है तो दो सार्कोमियर की जो डिस्टेंस है वो कम हो जाती है। सार्कोमियर छोटा हो जाएगा तो आपका मायोफाइब्रिल विच इज अ मायोफाइब्रिल ये भी छोटा हो जाएगा। मायोफाइब्रिल छोटा हो जाएगा तो मसल सेल छोटी हो जाएगी, फेसिकल छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से हमें मसल के मैकेनिज्म को समझना है। तो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या कह रही है बेटा? देखो, एक मसल है, दिस इज अ मसल सेल, हम लोगों ने इसका डायग्राम पढ़ा था। ठीक है, टी ट्यूब्यूल्स हैं, उसके अंदर माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, माइक्रोफाइब्रिल्स के ऊपर एक्टिन एंड मायोसिन लाइक दिस। ये एक्टिन है, मायोसिन भी यहीं पे लगा हुआ है, एक्टिन एंड मायोसिन के फिलामेंट्स लगे हुए हैं। ठीक है, और एक सेल में कई सारे मायोफाइब्रिल होते हैं, एक मायोफाइब्रिल नहीं होता, लॉट्स ऑफ मायोफाइब्रिल इन ए सेल। तो नाउ जब कोई सेल को कॉन्ट्रैक्शन करना होता है, ठीक है, अब मेरे हाथ को कॉन्ट्रैक्शन करना होता है तो मैंने बोला कॉन्ट्रैक्शन करो, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्शन कर देगा? ना तो इसके पास कान है और ना ही आँख है कि वो मेरे किसी इशारे को समझ पा रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्टली हम सेल लेवल पे जा रहे हैं। तो सेल लेवल पे जब बात करते हैं तो हमारे अब हाथ को ऐसे मैंने ट्विस्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्शन हुआ होगा। या अगर सडनली हम भागने लगे तो मेरी मसल में कॉन्ट्रैक्शन अपने आप ही होने लगेगा। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि प्लीज कॉन्ट्रैक्शन करो, मुझे भागना है, प्लीज कॉन्ट्रैक्शन करना, मुझे ब्रीद करना है। क्योंकि ब्रीद तो आप 24 आवर कर रहे हो ना, हर एक सेकेंड में आप सांस ले रहे हो, इस तरह से ब्रीद कर रहे हो। तो ब्रीद कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्शन तो अपने आप हो रहा है, या आप कहते हो प्लीज मुझे सांस लेनी है, प्लीज सांस ले लो, तो नहीं ना। तो ये ऑटोमेटिक रिदम है जो आपकी बॉडी में 24 आवर, आप सो रहे हो तब भी आप सांस ले रहे होते हो, आप सो रहे हो तो आपका हाथ पैर कभी कभी बेंड भी तो करते होगे। देखो क्या होता है, एक मसल्स है, जब किसी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो मोटर न्यूरॉन आ जाते हैं। व्हाट इज अ न्यूरॉन? आपको पता है न्यूरॉन दो तरह के होते हैं, मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन।
सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं जो ब्रेन से सिग्नल लेके जाते, लाइक दिस इज माय फिंगर, अगर मैं यहाँ पे कोई पिंच वो दूं तो मेरा हाथ तुरंत ऐसे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुरंत ब्रेन तक मैसेज पहुंचा, ठीक है। ब्रेन ने वहां से कुछ मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेट किया और वो स्टिमुलेट, उन्होंने तुरंत मेरा हाथ यूं कर लिया। तो ये सारा सेल लेवल पे हो रहा है ना, हाँ, सेल कमांड कर रहा है। तो कैसे? तो एक मोटर न्यूरॉन आया। जनरली मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं जो आपके ब्रेन से कमांड को लेके जाते हैं पर्टिकुलर टारगेट एरिया पे कि भाई हमें इस जगह पे कंट्रैक्शन करना है, तो मोटर न्यूरॉन वहां पे पहुंचते हैं। अब मोटर न्यूरॉन चल के नहीं जा रहे हैं, मोटर न्यूरॉन एग्जैक्टली सिग्नलिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ केमिकल सिग्नलिंग करते हैं। यहां से कोई न्यूरॉन उठ के ऐसे स्वैंग करते हुए नहीं जा रहा है, ब्रेन से सेंसरी न्यूरॉन स्विंग करते हुए नहीं जा रहा है। आपको कॉन्ट्रैक्शन करना है, सेंसरी न्यूरॉन गया, ब्रेन को बोला, सिग्नलिंग करी, और ये सिग्नलिंग बेटा क्या होता है, इतनी फास्ट होती, मैं बताऊंगी, इसकी भी स्पीड भी बताएंगे। पहले हम बात करें मोटर न्यूरॉन। आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, वहां पे आपके ये न्यूरॉन जो है वो सिचुएटेड होते हैं, लाइक मोटर न्यूरॉन हुए। अब मोटर न्यूरॉन जो है अपर बॉडी पार्ट्स में भी है, लोअर में भी है। अपर वाला जो मोटर न्यूरॉन होता है वो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से अटैच रहता है। लोअर जो आपका मोटर न्यूरॉन होता है वो डायरेक्ट क्या होता है, वेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके सीधे सीधे आपके मसल्स तक, आपकी ग्लैंड तक डायरेक्ट अटैच होता है। अपर वाले जो आ रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ अपर के जो साइनैप्स होते हैं, ठीक है, जहां से न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल रिलीज, वहीं से लोअर न्यूरॉन्स भी जुड़े रहते हैं उनसे। अपर वाले ने सिग्नल दिया, उनका काम खत्म, नीचे वाले तक सिग्नल आ गया। नीचे वाले जो न्यूरॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आपके डायरेक्ट मसल्स से जुड़े हैं, आपकी ग्लैंड से जुड़े हैं कि भाई कब कौन सा हार्मोन सेक्रेट होना है तो ग्लैंड से जुड़े हैं, ठीक है। आपकी मसल से जुड़े हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करना है तो सिग्नलिंग चलती रहे, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर जो है केमिकल रिलीज होता है कि आप पर्टिकुलर एरिया पे चला गया और वहां पे कॉन्ट्रैक्शन हो गया। इन केस ऑफ स्केलेटल मसल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मोटर न्यूरॉन जो है, ये है मोटर न्यूरॉन, ठीक है। अब मोटर न्यूरॉन क्या करता है, मोटर न्यूरॉन एक तरह का केमिकल रिलीज करता है। जब हम स्केलेटल मसल्स की बात करते हैं तो वहां पे जो सिग्नलिंग होती है, जो केमिकल होता है, वो एसिटाइल कोलिन। और किसी जगह के लिए बात करें तो कई सारे न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करते हैं, बट स्केलेटल मसल के कॉन्स्ट्रक्शन के लिए, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए एसिटाइल कोलिन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर उसको क्या करता है, रिलीज करता है। मोटर न्यूरॉन जो होता है, मोटर न्यूरॉन और सेल के बीच का जो स्पेस होता है जहां से मोटर न्यूरॉन केमिकल को रिलीज कर रही होती है और ये जो सेल है, इस एरिया को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्योंकि हम सेल और न्यूरॉन के बीच की बात कर रहे हैं तो दीज आर अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अगर दो न्यूरॉन के बीच की बात हो रही होती तो हम क्या कहते हैं, साइनैप्स बोल देते, ठीक है। अब बेटा एक मोटर न्यूरॉन जो करता है मोर देन वन सेल को सिग्नल्स करता है, मतलब कि एक न्यूरॉन के पास, मोटर न्यूरॉन के पास इतनी कैपेसिटी होती है कम से कम 4 से 5 या 6 न्यूरॉन तक वो सिग्नलिंग करता है। भाई बंडल में आपके ऐसे मसल्स में पड़े हुए हैं, ये इस तरह से आपकी सेल में ये मसल्स फाइबर जुड़े हुए हैं। अब ये यहाँ पे मोटर न्यूरॉन है तो ये क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ अपने ऐसे पकड़ लेता है, हर एक सेल को ऐसे पकड़ लेता है। आपकी सेल ऐसे बंडल्स में है इस तरह से, तो हर एक मसल सेल को ऐसे पकड़ लेता है। तो एक मोटर न्यूरॉन जो है बेटा एक से ज्यादा मसल सेल को सिग्नलिंग करता है। ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है, मोर देन वन या लेस देन वन, ठीक है। तो मोर देन वन, ठीक है। अब जब मोटर न्यूरॉन एसिटिल कोलाइन नामक जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर उसको रिलीज करता है
तो इसके सराउंडिंग में, इस सेल के सराउंडिंग में एक स्टिमुलेशन होता है, एक तरह का स्टिमुलेशन होता है, इसको हम बोलते हैं मोटर यूनिट। मोटर यूनिट आपकी एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है, सो ये इंपॉर्टेंट है। मोटर यूनिट एग्जैक्टली क्या होता है? मोटर न्यूरॉन along with all the muscle cell stimulate, एक मसल सेल के चारों तरफ का वो एरिया जहां पे एक मोटर न्यूरॉन जो है उसको कंट्रोल कर रहा है, दैट्स मोटर यूनिट। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन में क्वेश्चन बनता है। तो मोटर न्यूरॉन क्या है? along with all muscle cell stimulate। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जैसे ही मोटर न्यूरॉन ने न्यूरोट्रांसमीटर विच इज एसिटाइल कोलिन को रिलीज किया, क्या हुआ? दिस इज अ सार्कोलेमा। ठीक है, क्योंकि मसल सेल है, मसल सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है विच इज अ सार्कोलेमा। सार्कोलेमा के ऊपर कई सारे रिसेप्टर लगे होते हैं, हर केमिकल के लिए उसकी एंट्री के लिए उसी के रिसेप्टर मौजूद होते हैं, तभी वो अंदर आ सकता है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे एसिटाइल कोलिन के जो हैं ये सारे इस तरह से रिसेप्टर लगे हुए हैं, ये क्या करेंगे? एसिटाइल कोलिन को रिसीव करके अंदर ले जाएंगे। तो जैसे ही एसिटाइल कोलिन इसकी सेल से, सेल की मेम्ब्रेन जो है उससे जैसे ही टच करता, बेटा सेल की मेम्ब्रेन को मजा ही आ जाता है, मतलब कांपने लगती है। क्यों? क्योंकि अब वो डीपोलराइज होने लगती है। अभी वो रेस्टिंग फेज में थी, रेस्टिंग फेज का मतलब है बाहर सेल के सोडियम था, ठीक है, सेल के अंदर पोटेशियम था, दोनों अपनी अपनी जगह पे बैलेंस थे, न्यूट्रल फेज में से पड़े सो रहे, रेस्टिंग फेज में थे। अब हम इसको डीपोलराइज करने वाले हैं। ठीक है, तो डीपोलराइज जैसे ही ये एसिटिल कोलिन जो है इससे टच हुआ सेल की मेम्ब्रेन से, तुरंत जो सोडियम आयन है विच इज most extracellular or abundant ion in a cell is a sodium and most intracellular is a potassium। सेल के अंदर सबसे ज्यादा पोटेशियम पाया जाता है और सेल के बाहर सबसे ज्यादा सोडियम पाया जाता है। तो जो सेल अभी न्यूट्रल फेज में पड़ी हुई थी, दैट मीन्स कि वो सोडियम आयन की एंट्री को नहीं कर रही थी, अंदर नहीं कर रही थी, इम्परमेबल था, सडनली वो परमिएबल हो जाती है। जैसे ही ये चैनल एक्टिवेट हुए, रिसेप्टर एक्टिवेट हुए एसिटाइल कोलिन, उसने क्या किया, एकदम करंट जैसा मारा प्लाज्मा सेल की मेम्ब्रेन को, और जो इम्परमेबिलिटी थी कि सेल सोडियम आयन को एंटर नहीं कर रही थी, तुरंत सोडियम आयन अंदर एंटर कर गया। अब सोडियम आयन जो है, मतलब एसिटाइल कोलिन का इतना ही काम था, बस सिग्नलिंग कर दो। सोचो कितना इंपॉर्टेंट काम था, उसकी वजह से आपका कॉन्ट्रैक्शन रुका हुआ था, है ना। सिग्नलिंग कर दी कि सोडियम को अंदर लाओ, क्योंकि सोडियम जो है वो कैल्शियम को मैसेज करेगा। जैसे ही सोडियम अंदर आया, सेल के अंदर आया, इसने तुरंत सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज अ स्टोरेज हाउस ऑफ कैल्शियम को स्टोरेज करता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पिछली वीडियो में बात भी करी थी कि स्टोरेज हाउस ऑफ कैल्शियम होता है ये। ठीक है, इसने तुरंत कैल्शियम आयन को सिग्नलिंग करी कि तुम सो रहे हो, वाई, कॉन्ट्रैक्शन की नीड है भाई सेल को। तुरंत कैल्शियम आयन आया तब जागते हुए, और जैसे ही कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर आया, ये मायोफाइब्रिल के अंदर एंटर कर गया। अब यहाँ पे दो बॉडीगार्ड थे विच इज ए ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, जो एक्टिन के ऊपर ऐसे बाइंड करे हुए थे कि मायोसिन जो है एक्टिन के साथ क्रॉस ब्रिज ना बना ले। लेकिन कैल्शियम आयन एक इस सुंदर लड़की की तरह है जिसके पीछे मोहल्ला पड़ा हुआ है। तो ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन कैल्शियम के पीछे भागने लगे। ठीक है, इतना मतलब इतना क्या बोले, इतनी घनिष्ठ प्रेम था दोनों में कि ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन जो है कैल्शियम के पीछे भागने लगे, और एक्टिन की जो बाइंडिंग साइड है, एक्टिन के ऊपर जो बाइंडिंग साइड है जहां मायोसिन आके क्रॉस ब्रिज बना सकता है, मायोसिन वहां आ गया। और मायोसिन के आते ही क्या हुआ, क्रॉस ब्रिज बनना शुरू हो गया। अब मायोसिन के ऊपर एक्टिन स्लाइड करते हुए इस तरह से आ गया, क्रॉस ब्रिज बन गया।
अब जब क्रॉस ब्रिज बन जाएगा तो दो सार्कोमियर की डिस्टेंस कम हो गई, सार्कोमियर सिकुड़ा तो आपका ये मायोफाइब्रिल सिकुड़ा, मायोफाइब्रिल सिकुड़ा तो यहाँ पे दोनों तरफ डिस्ट्रोफिन प्रोटीन था, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन ने क्या किया, सेल को भी, मसल सेल को भी ऐसे छोटा कर दिया। जब मसल सेल छोटी हो गई तो फासिकल्स छोटा हो गया, फासिकल्स छोटा हो गया तो आपकी मसल्स भी छोटी हो गई। तो इस तरह से आपका कॉन्ट्रैक्शन वर्क करता है। क्वेश्चन कहां से बनेगा, विच इज एसिटाइल कोलिन से बनेगा। मोस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर आयन इन अ सेल इज अ सोडियम, मोस्ट इंट्रा सेलुलर में भी बन सकता है विच इज अ पोटेशियम। कैल्शियम आयन क्या करेगा, जाके मायोफाइब्रिल में एंटर कर देगा। किसका दीवाना है कैल्शियम आयन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन का, ठीक है। मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन अलोंग विथ ऑल दी मसल सेल स्टिमुलेट जो करते, एक मसल सेल के चारों तरफ का वो फील्ड जहां पे स्टिमुलेशन हो रहा होता है विच इज अ मोटर यूनिट, ठीक है। मोटर न्यूरॉन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जहां पे मोटर न्यूरॉन और सेल के बीच का जो एरिया होता है विच इज अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। डीपोलराइजेशन क्या है, परमिबिलिटी ऑफ सोडियम आयन इन अ सेल इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। इसके अलावा एक मोटर न्यूरॉन जो है मोर देन वन मसल सेल को सिग्नलिंग करता है, तो इसकी मैकेनिज्म जो है बेटा, हाँ मैंने बात करी थी कि ये जो सिग्नलिंग होती है ये कितनी स्लो होती होगी या कितनी फास्ट होती। भाई कॉन्ट्रैक्शन आपने सोचा भी नहीं और कॉन्ट्रैक्शन हो गया। आप दौड़ना शुरू करते तो पहले सोचते हो क्या, 2-4-10 मिनट सोच ले पहले यार कॉन्ट्रैक्शन करना है कि नहीं करना है। एग्जैक्टली न्यूरोट्रांसमीटर की जो स्पीड है सिग्नलिंग की विच इज अ 1.1 into 1.1 to 275 माइल्स किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड है। सोचो कितनी, यूं खच खच खच, आप सोचते रहो तब तक यूं 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 काम खत्म, ठीक है। हालांकि 1.1 और 275 माइल्स पर किलोमीटर हावर नहीं आएगा, बट अब नीट का पैटर्न बदल चुका है। तो अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है आपको और जो 2-3 क्वेश्चन आपको अलग बता देना तो उसको नोट डाउन कर लिया करो, क्योंकि ना सिर्फ यही चीज के लिए नहीं पढ़े रहो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया था, कोई नहीं सुनने वाला। आप दौड़ के चले जाओ एनटीए के पास, एनसीईआरटी में नहीं दिया था। ये जस्ट से कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो ना एनसीईआरटी की एक एक पता है, एनसीईआरटी खुद कोई नहीं पढ़ सकता, मैं भी नहीं पढ़ सकती हूँ। मैंने भी जब पढ़ी थी ना तो मुझे टीचर्स की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन में एक कोई लाइन लिख दी ना तो उस लाइन के साथ में 4-5 क्वेश्चन जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो लाइन अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। एनसीईआरटी इतनी सी बेटा बुक है, तुम्हें कितना, तुम क्या सोच रहे हो कितना एक्सप्लेनेशन कर देगी। हर लाइन जो है ना उसके मतलब 3-4 बैठ जाते हैं। तो हर लाइन को पढ़ने के लिए और समझाने के लिए आपको एक मेंटर की नीड है, चाहे वो बायो हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। तो एनसीईआरटी की हर एक लाइन जो है ना उसके अंदर 2-3 क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बना। अब सीधी सीधी लाइन आपने पढ़ी थी नहीं, इसमें तो ये क्वेश्चन नहीं। अब देखो आप नीट का पेपर उठा के देख लो, हर चीज आपको एनसीईआरटी से मिलेगी, लेकिन एनसीईआरटी की लाइन अपने आप में फुल एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसीलिए टीचर की जरूरत पड़ती है, इसीलिए कोचिंग की जरूरत पड़ती है लोगों को। हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं किसी कोचिंग का, लेकिन मैं बता रही हूँ कि अगर एनसीईआरटी की एक लाइन को समझना तो आपको एक मेंटर की नीड है, ठीक है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो इज जैसे कि अभी आपने मैकेनिज्म समझ ली, अब आपको सिर्फ एक्टिन और मायोसिन के बीच में स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैसे होती है, किस तरह से एक्टिन और मायोसिन ब्रिज बनाते हैं, उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।